हेलो स्टूडेंट। मैं फिर आप लोगों को वेलकम करना चाहता हूं और आप लोग प्लेलिस्ट फॉलो करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए। ठीक है, आप लोग जो कमेंट कर पाएगा तब मेरे को भी अच्छा लगेगा, इंटरेस्ट लगेगा और मजा आएगा पढ़ाने में। तो इससे आगे में हमने क्या डिस्कस किया था, क्राउन रूल शुरू हो गया था, कंपनी का रोल टोटली एंड हुआ था। तो ब्रिटिश क्राउन डायरेक्ट कंट्रोल करने लगा था 1858 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से, ठीक है ना। तो उसके बाद में आया इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, ठीक है। तो इसका बैकग्राउंड क्या था, पहले हमको बैकग्राउंड जानना होगा, ठीक है। इसका बैकग्राउंड क्या था 1861 का, जो बैकग्राउंड क्या था कि आप लोग ने देखा होगा कि 1857 में क्या हो गया, आपका रिवोल्ट हो गया, ठीक है ना, रिवोल्ट हो गया। और 1858 में क्या किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट पास किया। और इसके बाद में क्या किया कि डायरेक्ट ब्रिटिश क्राउन क्या कर रही थी, रूल कर रही थी इंडिया में, ठीक है ना। ब्रिटिश का क्राउन का डायरेक्ट रूल हो रहा था, ठीक है। इंडिया में ब्रिटिश क्राउन का डायरेक्ट रूल हो रहा था 1858 से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 से। और रिवोल्ट भी हुआ था। तो क्या लगा, क्या सोच आया ब्रिटिश को कि जो भारत में जो एडमिनिस्ट्रेटिव, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है, एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है और जो लेजिस्लेटिव सेटअप है, ठीक है, ये दोनों एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव जो स्ट्रक्चर है उसको हम लोग को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर जो है इसको क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना। इसको चेंज करना पड़ेगा और अच्छा तरीका का सेटअप और अच्छा तरीका का स्ट्रक्चर इंडिया में हम लोग को लाना जरूरी है। तो इसीलिए इन लोगों ने, ब्रिटेन ने क्या पास किया, इंडियन काउंसिल एक्ट, इंडियन काउंसिल एक्ट, ठीक है, 1861। और उसके बाद में इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 और इंडियन काउंसिल एक्ट आपका 1909 पास कर दिया, ठीक है ना। तो किस वजह के, किस वजह के उसने चेंज कर दिया, ठीक है ना। इंडियन काउंसिल एक्ट क्यों लाया, इसका कारण क्या था। तो जो एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर था जो भारत का अभी तक जो चल के आ रहा था, एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर, तो उसको चेंज करने के लिए, क्योंकि ठीक है ना, रिवोल्ट ऑफ 1857 के बाद में जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया था, उससे डायरेक्ट ब्रिटिश का क्राउन का रूल शुरू हुआ था, ईस्ट इंडिया कंपनी को एबोलिश कर दिया था। और अब इसमें भारत में जैसा एडमिनिस्ट्रेटिव सेटअप है और जैसा लेजिस्लेटिव सेटअप है उसको क्या करना पड़ेगा, अब चेंज करना पड़ेगा, ठीक है ना, उसको सुधार करना पड़ेगा, उसको चेंज करना पड़ेगा बोल के इंडिया काउंसिल एक्ट 1961, इंडिया काउंसिल एक्ट 1892 और इंडिया काउंसिल एक्ट 1909 लेके भारत में ब्रिटिश ने आया। तो ये था बैकग्राउंड, क्यों इंट्रोड्यूस किया 1861 का इंडियन काउंसिल एक्ट, इसलिए लाया, इसलिए लाना जरूरी था क्योंकि भारत का एडमिनिस्ट्रेटिव और लेजिस्लेटिव स्ट्रक्चर को अब क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा, सुधार करना पड़ेगा बोल के ये लोग ने इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 लाया था, ठीक है मेरे दोस्त। तो भारत का गवर्नमेंट का कंट्रोल किसके पास था, ठीक है ना, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो था तो उसका कंट्रोल किसके पास था, ठीक है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो था, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो इसका कंट्रोल किसके पास में था 1861 में। यदि आप लोग देखेगा तो क्या पाएगा आप लोग कि ब्रिटेन में कौन रहता था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट, मैंने बोला था ना 58 में ये हुआ था, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया, ठीक है ना, ये रहता था फॉर इंडिया। तो ये ब्रिटेन में रहते थे और इंडिया में कौन रहते थे, वॉइसरॉय, ठीक है, वॉइसरॉय रहते थे इंडिया में और ब्रिटेन में रहते थे सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। इसको एसेस करने के लिए 15 मेंबर भी दिया जाता था
15 एडवाइजरी मेंबर भी दिया जाता था, ठीक है ना, 15 एडवाइजरी मेंबर। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया किसके हाथ में था? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ब्रिटेन में रहते थे, वॉइसरॉय रहते थे इधर पे इंडिया में। तो 61 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में ऐसा कुछ भी चेंज नहीं हुआ, ठीक है ना, जैसे 58 में किया था वैसा ही था गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो हम लोग अब क्या देखेगा, एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करने के लिए ये आया था ना, ये जो था एक्ट ऑफ 61 ना, इंडियन काउंसिल एक्ट 1861, किस लिए आया था? ये आया था एडमिनिस्ट्रेशन चेंज करने के लिए, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन। तो एडमिनिस्ट्रेशन कैसा हुआ करता था, आप लोग को पता होगा एडमिनिस्ट्रेशन, आप लोग को पता होगा कि एडमिनिस्ट्रेशन में वॉइसरॉय रहता था, ठीक है ना, पहली तो वॉइसरॉय रहता था, क्योंकि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को हटा दिया था और वॉइसरॉय रहते थे। और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया के पास में 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था। अब क्या कर दिया इस एक्ट ने, 6 एग्जीक्यूटिव बना दिया, ठीक है ना। एग्जीक्यूटिव में अब 4 नहीं, वॉइसरॉय के साथ 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगा, ठीक है ना, 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर रहेगा वॉइसरॉय के साथ, ठीक है ना। भारत में वॉइसरॉय तो रहेगा, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को एबोलिश कर दिया, वॉइसरॉय रहेगा, और वॉइसरॉय के साथ 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी रहेगा, ठीक है ना। और ये 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल 6 बंदा होगा, 1 बंदा, 2 बंदा, 3 बंदा, 4 बंदा, 5 बंदा, 6 बंदा होगा। और एक बंदा किस देखेगा, लॉ में देखेगा, एक बंदा किस में देखेगा, रेवेन्यू में देखेगा, एक बंदा किस में देखेगा, मिलिट्री में देखेगा, ठीक है, और दूसरा बंदा किस में देखेगा, फिनेंस में देखेगा, ठीक है, और दूसरा बंदा किस में देखेगा, आपका होम डिपार्टमेंट दिखेगा, और दूसरा बंदा क्या देखेगा, पब्लिक वर्क भी देखेगा, ठीक है, पब्लिक वर्क भी दिखेगा। तो ऐसे करके क्या इंट्रोड्यूस कर दिया, जो 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल होता था वॉइसरॉय के साथ, ये लोग को अपने अपने डिपार्टमेंट दे दिया, इसको लॉ दे दिया, इसको रेवेन्यू दे दिया, इसको मिलिट्री दे दिया, इसको फाइनेंस दे दिया, इसको पब्लिक वर्क दे दिया, इसको होम दे दिया। तो इसलिए इसको क्या भी बोल सकते हैं आप लोग, पोर्टफोलियो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पोर्टफोलियो सिस्टम, ठीक है ना। आज भी भारत में क्या देखेगा आप लोग, पोर्टफोलियो सिस्टम बहुत भयंकर तरीका से आज भी चल रहा है ना, ठीक है ना। अपने अपने डिपार्टमेंट का, कोई होम मिनिस्टर होगा, कोई पब्लिक वर्क होगा, कोई हेल्थ में देखेगा, ठीक है ना, तो कोई सैनिटेशन में देखेगा, ऐसे ही करके लॉ, रेवेन्यू, मिलिट्री, ठीक है, हेल्थ, ठीक है, होम, पब्लिक वर्क, ऐसे करके पोर्टफोलियो सिस्टम जैसा किसमें इंट्रोड्यूस कर दिया, 1861 के काउंसिल एक्ट में। और वॉइसरॉय को एक पावर भी दे दिया, क्या पावर दे दिया कि ऑर्डिनेंस का पावर, ठीक है। अब से वॉइसरॉय क्या कर सकता है, ऑर्डिनेंस भी इश्यू कर सकता है, ठीक है ना, ऑर्डर। और ये ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी कितना रहेगा, 6 महीने तक रहेगा, ठीक है ना, 6 मंथ्स तक इसका वैलिडिटी रहेगा, ठीक है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वॉइसरॉय के साथ 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, अब 4 नहीं रहेगा, 6 रहेगा, और 6 में लॉ, रेवेन्यू, मिलिट्री, ठीक है ना, आपका हेल्थ, होम, पब्लिक वर्क, ऐसे करके आपने अपने पोर्टफोलियो सिस्टम भी बना दिया। और पोर्टफोलियो सिस्टम के साथ साथ वॉइसरॉय आप क्या भी कर सकते हैं, ऑर्डिनेंस भी इश्यू कर सकती है, और ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी कितना होगा, 6 मंथ होगा। तो ऐसे करके एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम हुआ करता था 1861 में, ठीक है। ऐसे करके एडमिनिस्ट्रेशन ऐसे करके चला रहा था, कैसे करके वॉइसरॉय के साथ 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल हुआ करता था, और ये 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल को एक एक क्या दिया था, पोर्टफोलियो दिया था, एक एक डिपार्टमेंट दिया था, और वो था लॉ, रेवेन्यू, मिलिट्री, फिनेंस, ठीक है ना, पब्लिक वर्क, होम, ठीक है, हेल्थ, आप लोग फिनेंस को रेवेन्यू भी बोल सकते हैं, और हेल्थ, ऐसे करके आप लोग का पोर्टफोलियो सिस्टम इंट्रोड्यूस कर दिया था। और वॉइसरॉय को क्या भी दिया था, ऑर्डिनेंस इश्यू करने का पावर भी दिया था, ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी कितना रहेगा, 6 महीने तक इसका वैलिडिटी रहता था। तो ऐसा प्रकार का एडमिनिस्ट्रेशन था, ठीक है। तो चलिए हम लोग अब लेजिस्लेचर भी देखेगा, ठीक है, सेंट्रल लेजिस्लेचर कैसे करके चल रहा था उस समय में, सेंट्रल लेजिस्लेचर का सेटअप उस समय का कैसा था, वो भी देखना बहुत जरूरी था। हमने क्या देख दिया, बैकग्राउंड देख लिया, हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के कंट्रोल देख लिया, हमने उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन देख लिया, और उस समय का हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, अब सेंट्रल लेजिस्लेचर, ठीक है ना। सेंट्रल लेजिस्लेचर मतलब
जो लेजिस्लेचर होता था सेंट्रल में, ठीक है ना, वो कल उसमें सेंट्रल, उसमें भारत के जो सेंट्रल, ठीक है ना, कलकत्ता में जो रहते थे, तो उसका लेजिस्लेचर कैसा हो रहा था, ठीक है ना, सेंट्रल लेजिस्लेचर कैसे हुआ करता था। तो देखिए आप लोग को पता होगा, वॉइसरॉय तो होगा ही होगा, वॉइसरॉय प्लस 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगा, ठीक है ना, वॉइसरॉय का 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहेगा, ठीक है। और प्लस आप लोग ने देखा था कि पहले मैंने क्या बोल दिया था, एक्ट ऑफ 1853 में लेजिस्लेटिव काउंसिलर हुआ करता था ना, लेजिस्लेटिव काउंसिलर, लेजिस्लेटिव काउंसिलर हुआ करता था, ठीक है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिलर हुआ करता था। और मैंने बोला था ये लेजिस्लेटिव काउंसिलर कितना हुआ करता था, 6, ठीक है। गवर्नर जनरल और उसका 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहता था, और इसको मॉडिफाई कर दिया 1861 ने, और बोल दिया वॉइसरॉय प्लस 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल, ना कि गवर्नर जनरल प्लस 4 एग्जीक्यूटिव काउंसिल नहीं रहेगा, अब वॉइसरॉय प्लस 6 एग्जीक्यूटिव रहेगा, और 6 लेजिस्लेटिव काउंसिलर भी अब नहीं रहेगा, अब नहीं रहेगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है ना। ये लेजिस्लेटिव काउंसिलर वाला जो कंसेप्ट था, इसको भी हटाकर क्या ला दिया इसमें, ठीक है ना, इसमें 1861 में क्या ला दिया, एडिशनल मेंबर ला दिया, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप लोग नोट करिए, एडिशनल मेंबर के कंसेप्ट ला दिया, ठीक है ना। जो एक्सटेंडेड काउंसिल हुआ करता था वॉइसरॉय का, ठीक है ना, ये तो उसका एग्जीक्यूटिव मेंबर था ना, एग्जीक्यूटिव। और लेजिस्लेटिव में क्या हुआ था, एडिशनल मेंबर, और एडिशनल मेंबर कितना रहता था, 6 से लेके 6 से लेके 12 तक रहते थे, ठीक है। तो एडिशनल मेंबर में क्या क्या होता था, एक होता था ऑफिशियल, ठीक है, एडिशनल मेंबर में एक होता था ऑफिशियल, और एक होता था नॉन ऑफिशियल, नॉन ऑफिशियल, ठीक है। तो ऑफिशियल को कौन नॉमिनेट करता था, ऑफिशियल को नॉमिनेट कौन करता था, ऑफिशियल को नॉमिनेट करता था वॉइसरॉय, ठीक है ना। वॉइसरॉय के द्वारा क्या होता था कि ऑफिशियल का क्या होता था, नॉमिनेशन हुआ करता था, और नॉन ऑफिशियल का भी नॉमिनेशन कौन करता था, वॉइसरॉय ही करता था। नॉमिनेशन का सिस्टम था, ठीक है, नॉमिनेशन का सिस्टम था, नॉमिनेशन का सिस्टम था, और नॉमिनेटेड बाय वॉइसरॉय, बोथ एडिशनल मेंबर 6 से 12 होना चाहिए, और ऑफिशियल मेंबर का क्या होगा, मेजोरिटी होगा, मेजोरिटी मतलब ऑफिशियल मेंबर का नंबर, आंकड़ा ज्यादा होगा, ठीक है ना। और मेजोरिटी कौन कॉन्स्टिट्यूट करेगा, मेजोरिटी ऑफिशियल मेंबर करेगा, ठीक है। और नॉन ऑफिशियल मेंबर में पहली बार, ठीक है ना, 3 इंडियंस को जगह मिला था, 3 इंडियंस को जगह मिला था इस समय, ठीक है ना। नॉन ऑफिशियल में 3 इंडियंस को जगह मिला था, और नॉन ऑफिशियल में जो 3 इंडियंस को जगह मिला था, वो कौन कौन था, महाराजा ऑफ पटियाला, ठीक है ना, महाराजा ऑफ पटियाला, ठीक है, राजा ऑफ बनारस, ये भी लिख सकता है आप लोग, राजा ऑफ बनारस, और सर दिनकर राव, ठीक है ना, सर दिनकर राव, ठीक है। तो क्या हुआ, वॉइसरॉय प्लस 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल तो हुआ करता था, प्लस एडिशनल मेंबर हुआ करता था। एडिशनल मेंबर में 6 से 12 आदमी रह सकता था, और इसमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल हुआ करता था एडिशनल में, और ऑफिशियल को नॉमिनेट करता था वॉइसरॉय, नॉन ऑफिशियल को भी नॉमिनेट करता था वॉइसरॉय, और नॉन ऑफिशियल का 3 पहले इंडियन हुआ करता था, और वो कौन कौन था, महाराजा ऑफ पटियाला, राजा ऑफ बनारस, और सर दिनकर राव। याद करिए एक बात, ऑफिशियल का मेजोरिटी हुआ करता था। तो ऐसे करके सेंट्रल लेजिस्लेटिव का सेटअप उस समय का था, ऐसे करके सेंट्रल लेजिस्लेटिव उस समय चल रहा था। अब हमारा आप लोग का एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी मैं ऐड करना चाहता हूं, कि जो ये एडिशनल मेंबर था, ये एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, एग्जीक्यूटिव मेंबर को, ठीक है ना, क्वेश्चन नहीं कर सकते थे, ठीक है ना, नो क्वेश्चन वेर अलाउड बाई एडिशनल मेंबर टू एग्जीक्यूटिव काउंसिल, इसको क्वेश्चन नहीं कर सकते थे किसी भी चीज में। जब सेंट्रल लेजिस्लेचर में डिस्कशन हुआ करता था, तो ठीक है ना, क्वेश्चन इससे एग्जीक्यूटिव एडिशनल मेंबर एग्जीक्यूटिव काउंसिल को कोई भी क्वेश्चन नहीं कर पाते थे, और क्या भी नहीं डिस्कस कर सकते थे, फाइनेंस भी नहीं डिस्कस होता था, फाइनेंस वेयर ऑल्सो नॉट डिस्कस, ठीक है, वेयर ऑल्सो नॉट डिस्कस, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, ये दोनों।
और ये जो एडिशनल मेंबर है ये क्वेश्चन नहीं कर पाएगा एग्जीक्यूटिव काउंसिल को, और फाइनेंस रिलेटेड कोई बजट भी इसमें कोई डिस्कशन नहीं होगा, ठीक है। ये सेंट्रल में तो ये चल रहा था। तो अब हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, ठीक है, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में क्या हुआ करता था कि जो बॉम्बे, ठीक है ना, बॉम्बे, ठीक है, बॉम्बे, जो मद्रास, ठीक है, जो बॉम्बे, जो मद्रास जो हुआ करता था, बंगाल, ठीक है ना, बंगाल, बॉम्बे, मद्रास, बंगाल जो प्रोविंस हुआ करता था उस समय का, ठीक है, इसका जो हड़प लिया था पावर, लॉ मेकिंग पावर, ये रिवाइव कर दिया, ठीक है ना, लॉ मेकिंग पावर क्या कर दिया, लॉ मेकिंग पावर रिवाइव कर दिया, ठीक है ना, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का रिवाइव। ये कब छीना गया था, 1833 के चार्टर एक्ट में, ठीक है ना, वो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का पावर सब सेंट्रलाइज करके किधर दिया था, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दिया था, सेंट्रलाइज कर दिया था। और अब 1861 के इंडियन काउंसिल एक्ट ने क्या कर दिया कि बंबई, मद्रास और बंगाल का जो लॉ मेकिंग पावर जो छीन लिया था 1833 के चार्टर एक्ट ने, उसको क्या कर दिया, अब रिवाइव कर दिया। ये भी आप लोग याद कर रखिए। प्लस एडिशनल क्या कर दिया, प्रोविंशियल लेजिस्लेचर भी ऐड कर दिया, ठीक है ना, टू मोर प्रोविंशियल लेजिस्लेचर, वो था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस और पंजाब, ठीक है ना, ये था। तो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का ये था। सेंट्रल लेजिस्लेचर का आप लोग ने देख लिया, ठीक है ना, एडमिनिस्ट्रेशन भी आप लोग ने देख लिया और बैकग्राउंड भी आप लोग ने समझ लिया। तो ये था प्रोविंशियल लेजिस्लेचर में, खाली इतना याद करिए, बम्बई, मद्रास और बंगाल का जो पावर छीना था 1833 में, वो रिवाइव कर दिया। प्लस 2 मोर स्टेट प्रोविंशियल में ऐड कर दिया, वो था नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस और पंजाब, ठीक है। तो सेंट्रल लेजिस्लेचर में हम लोग क्या देखा, वॉइसरॉय और 6 एग्जीक्यूटिव काउंसिल रहता था, प्लस एडिशनल मेंबर बना दिया। तो एडिशनल मेंबर का कितना होता था, 6 से 12 आदमी होता था, जिसमें ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल होता था। और दोनों ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल को नॉमिनेट करता था वॉइसरॉय, और नॉन ऑफिशियल में पहली बार इंडियन को जगह मिला था सर दिनकर राव, महाराजा ऑफ बनारस, ठीक है ना, और महाराजा ऑफ पटियाला, ठीक है ना, राजा ऑफ बनारस, महाराजा ऑफ पटियाला, सर दिनकर राव को जगह मिला था पहली बार। और ये सेंट्रल लेजिस्लेचर का हो गया, और प्रोविंशियल लेजिस्लेचर का ये हो गया। और उस समय का एडमिनिस्ट्रेशन क्या था, वॉइसरॉय प्लस 6 एग्जीक्यूटिव मेंबर, और एग्जीक्यूटिव काउंसिल को पोर्टफोलियो सिस्टम कर दिया था, लॉ में, रेवेन्यू में, ठीक है ना, पब्लिक वर्क में, हेल्थ में, ठीक है, मिलिट्री में। तो उसे पोर्टफोलियो सिस्टम भी इंट्रोड्यूस कर दिया था, और वॉइसरॉय के पास ऑर्डिनेंस का पावर भी दे दिया था, और ऑर्डिनेंस का वैलिडिटी कितना, 6 महीना तक रहेगा। तो यही था इंडियन काउंसिल एक्ट 1861। सो थैंक यू। आप लोग सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कैसा लग रहा है वीडियो कमेंट करिए, तो मेरे को अच्छा लगेगा और आप लोग के साथ इंटरेक्शन करके पढ़ाने में मजा आएगा। थैंक यू सो मच।